चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की शराइत मान ली हैं। भारतीय मीडिया ने एतराफ कर लिया, फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फॉर्मूले के तहत खेला जाएगा। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2026 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान से कोलंबो में मैच खेलेगा। पाकिस्तान को एक और आईसीसी विमेन इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की शराइत मान ली हैं। अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले के तहत खेली जाएगी, जिसमें भारत के मैचेस दुबई में होंगे, जबकि पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगा। और 2026 में भारत की मेज़बानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच कोलंबो में खेलेगी। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहदा भी हो गया है। 3 साल के फ्यूजन फार्मूले को आईसीसी की जानिब से मंजूरी मिलने का इम्कान है। इसके अलावा पाकिस्तान को एक और आईसीसी विमेन इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। ज़राए का कहना है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान से मुंतकली पर पाकिस्तान को अजाले की पेशकश की थी, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इजलास में इजाफी मुआवजे की बात नहीं की। जबकि फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान 5 मैच के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका से बातचीत कर रहा है। 24 घंटों में तमाम स्टेक होल्डर्स की मंजूरी के बाद बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के हदफ 207 रन का ताक़ुब कर रही है। और इस वक्त अगर बात करें तो जनूबी अफ्रीका ने 15 ओवर्स के अंदर 153 रन बनाए हैं और 2 खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं। रजा हैंड्रिक्स सेंचुरी के करीब हैं। 50 गेंदों पर उन्होंने तेज तरीन 94 रन बनाए हैं, जिसमें 8 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। उसके साथ डसन भी हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। 27 गेंदों पर 41 रन उन्होंने बनाए हैं। 3 छक्के उन्होंने जड़े हैं, जबकि 2 चौके शामिल हैं और उनको 31 गेंदों पर 54 रन मजीद दरकार हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के केसेस के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने करार दिया है कि खुसूसी फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है, उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता, उन्हें सजा सुनाने के बाद जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत की। इसके अलावा दीगर तमाम केसेस की समाअत मौखर कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की दफात आइन के मुताबिक हैं। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कल भी कहा था कि 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही महदूद रखना है तो बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुतफरिक दरखास्त की सूरत में जमा कराऊंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है। क्या आपको सिविलियन कोर्ट्स पर एतमाद नहीं? ख्वाजा हारिस ने कहा, बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, यहाँ बात बुनियादी हकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। इसके बाद आईनी बेंच ने खुसूसी फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के केसेस के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी और करार दिया कि खुसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा केस के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है, उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता, उन्हें सजा सुनाने के बाद जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी और साथी रिपोर्टर अरफा फिरोज जकी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट्स की तालीम दाखिल है, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल है। अगर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम और फाइन आर्ट्स साथ रखते हैं तो तनाज़ा होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों में तनाज़ा हो सकता है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू कर दी गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना था कि सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन से FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर आसिफ जरदारी ने अरकान असम्बली को मदारिस से मुताल्लिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनजर रखने की तजवीज़ भी दे दी। ज़राए के मुताबिक सदर के एतराज़ात पर वफाकी हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा है कि सदर मुमलिकत के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए। एक बार एतराज़ात का जवाब दिया गया, 2 बार एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे, उन्हें नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दे दिया गया था। तर्जुमान JUI का मजीद कहना था कि सदर की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताई जा रही। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक 9 से 13 दिसंबर तक 43 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 9 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा में 18 खवारिज हलाक हुए। 9 दिसंबर से बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों की हलाकत से फितना उल खवारिज और बलूचिस्तान में सरगर्म दीगर दहशतगर्द ग्रोहों को बड़ा धचका लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है और उनके साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अमन जिरगे में ज्यादातर निकात पर इत्तफाक हो गया है। हतमी फैसले का ऐलान आज भी नहीं हो सका। पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से जिला कुरम में अशिया खुरनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिरगा ज़राए के मुताबिक जिरगा किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आज भी मुज़ाकराती अमल जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद हैं। अशिया खुरनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस की किल्लत शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान का कहना है कि लाखों की आबादी वाले इलाके महसूर होकर रह गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर खुराक और अद्वियात पहुंचाने और रास्तों के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात जारी हैं। शाम के फ़ज़ाए दिफा को ख़त्म करने के बाद इसराइली फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि ये वक्त ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का एक मौका है। शाम में फ़ज़ाई बर्तरी के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों को ईरान पर हमलों के लिए महफूज रास्ता मिल गया है। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज शाम में मुकम्मल फ़ज़ाई बर्तरी हासिल करने के साथ ईरान में मुमकिना हमलों के लिए तैयारियों में इजाफा जारी रखे हुए है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने शाम में असद हुकूमत का 86% फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया है, जबकि बाकी रह जाने वाले चंद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इसराइली फ़ौज के लिए ख़तरा नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई, लेकिन अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का हमारे लिए अभी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। राना सना ने यह बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कही। अभी तक उन्होंने ये पैगाम हमें नहीं दिया कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनका पैगाम हमारे तक तो अब तक यही है कि जी आपके साथ क्यों बात करें, आप तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके साथ बात करें। तो अगर उन्होंने गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में जो है वो ये पैगाम भेजा कि जी हम आपके साथ भी अब मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो मेरी ये असेसमेंट है
कि PMLN की तरफ से जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से कभी इनकार नहीं हो। कोई ऐसी ऑफ़र नहीं थी और ये ज़रूर था कि एंगेज किया गया था, लेकिन ये कोई बात ऐसी नहीं हुई थी कि उनको ये कहा गया हो कि आप जो है वो ना आए और बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर लापता होने वाले कारकुनों की फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि अदालत में बैरिस्टर गौहर की मुद्दत में FIR काटने की इस्तदा भी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर जाँ बहक, जख्मी और लापता होने वाले वर्कर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। PTI के मुताबिक एहतजाज के दौरान PTI के 12 कारकुन जाँ बहक हुए, 26 कारकुन जख्मी हुए, जबकि 139 लापता हैं। PTI के सोशल मीडिया सरबराह इकराम खटाना ने कहा है कि एहतजाज के दौरान लापता होने वाले कारकुनों के बारे में अभी तक पता नहीं कि वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सबूत और आदाद शुमार अदालत में जमा कर दिए हैं, जबकि अदालत में बैरिस्टर गौहर की मुद्दत में FIR काटने की इस्तदा भी की गई है। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। एक बयान में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दें, पहले ही बहुत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा चीन के दौरान शंघाई में कैंसर और दीगर जिनियाती बीमारियों के इलाज की मसनूआत बनाने वाली कंपनी BGI जीनोमिक्स का दौरा किया। शंघाई के डिस्ट्रिक्ट यांटन में वाक़े मेडिसिन कंपनी के दौरे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने BGI जीनोमिक्स के सदर वांग जियान से मुलाकात की। पंजाब हुकूमत और BGI जीनोमिक्स के दरमियान कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत किए गए। BGI जीनोमिक्स कैंसर के इलाज के लिए महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब की मुआवनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब को BGI हेडक्वार्टर्स में DNA सिंथेसिस लैब, सीक्वेंसेस लैब और STO मिक्स लैब के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। BGI जीनोमिक्स के माहिरीन ने मरियम नवाज को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि उनकी कंपनी 100 से ज़ायद ममालिक में जिनियाती तहकीक और सर्विसेज फराहम कर रही है। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में जदीद तरीन जिनियाती तरीक़े मुतारिफ कराने के साथ जिनियाती सीक्वेंसिंग के जरिए बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस और इलाज में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने BGI जीनोमिक्स को पंजाब में रिसर्च सेंटर कायम करने की भी दावत दी। मरियम नवाज ने कहा कि BGI जीनोमिक्स की फैसिलिटी का पंजाब में क़याम मेडिकल रिसर्च के लिए एक अहम संगीबील साबित होगा। मरियम नवाज ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में BGI ग्रुप के ताउन से रिसर्च कल्चर को मज़ीद मुस्तहकम करने की तजवीज़ थी। सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक होने के मामले पर गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। नवंबर में होने वाली MD कैट टेस्ट के पर्चा लीक होने के मामले पर गिरफ्तार 3 अफराद को FIA ने मलीर कोर्ट में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिमान से तफ्तीश और दीगर मुल्जिमान से मुताल्लिक़ मालूमात के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुल्जिमान में दाऊद यूनिवर्सिटी के नाज़िम इम्तिहानात फवाद शेख, नायब नाज़िम इम्तिहानात मंठार गोपांग और असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर मोहम्मद फारूक शामिल हैं। FIA की जानिब से 3 मुल्जिमान शिराज बिलाल, तारिक अजीज समू और शान दुरानी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। FIA साइबर क्राइम सर्किल ने MD कैट पर्चा लीक करने का मुकदमा 15 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया है। सेनेट की ज़ेली कमेटी सेहत की सरबराह पलवशा खान ने कहा है कि PMDC की मुजरिमाना गफलत के बायस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तलबा को फीसिस के नाम पर ज़िबाह किया गया। MBBS और BDS के साल अव्वल के तलबा से 30 लाख सालाना तक फ़ीस वसूल की गई। उन्होंने कहा कि हम इजाफी फ़ीसें वापस करवाएंगे और खिलाफ वर्जी करने वाले मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। कमेटी इजलास में PMDC और वजारत सेहत के हुकाम ने तस्लीम कर लिया कि तलबा से भारी फ़ीसिस वसूल करके ज़्यादती की गई। सेनेट की कायम कमेटी सेहत की ज़ेली कमेटी का इजलास पलवशा खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भारी फीसिस का मामला ज़ेर बहस आया। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि कानून बड़ा क्लियर है कि PMDC फ़ीसों को कंट्रोल कर सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बच्चों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फ़ीस 30 लाख सालाना तक कैसे पहुँच गई।
कमेटी के सरबराह ने कहा, पीएमडीसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस माफिया को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में तलबा से वसूल करदा इजाफी फीस वापस कराएंगे। सेनेटर पलवशाह खान के सवालों पर पीएमडीसी हुक्काम मान गए कि तलबा से फीसों की मद में ज्यादती हुई है। सेनेटर पलवशाह खान ने कहा कि बच्चों से इतनी भारी फीसें जुल्म है। पीएमडीसी हुक्काम ने सेनेटर पलवशाह खान की सारी बातें कबूल कर लीं। उन्होंने पीएमडीसी से पूछा कि कोई तो जवाब दे, ये 9 लाख रुपए तक इजाफी फीस वापस क्यों नहीं हुई। सेनेटर हुमायूं बंदुखेल ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फीस लें। सरबराह कमेटी ने पीएमडीसी से 2023-24 में तलबा से वसूल करदा फीस स्ट्रक्चर तलब कर लिया। कमेटी सरबराह ने कहा, वालिदैन और तलबा से बराह रास्त मिलें। तलबा और वालिदैन का नाम सीगा राज में रखेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स लॉयर्स फोरम गुजरांवाला डिवीजन के वफ्द ने सदर पंजाब PLF राहील कामरान चीमा की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला ने हकीकी जमहूरियत की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। एक सियासी जमात की सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के बराबर है। मुज़ाकरात की टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। आईनी बेंच के क़याम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तारीख़ी किरदार है, जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की तकमील है। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले साजिशी अनासिर का रास्ता बंद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। कराची में चीन और पाकिस्तान के सरमायाकारों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि MOUs में बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, सोलर पैनल की मकामी सतह पर पैदावार, खाद और फार्मिंग समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं। चीनी सरमायाकार धाबजी इकनॉमिक जोन में अपनी सनतें कायम करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना जावेद। चीनी सरमायाकारों के वफ्द और सिंध हुकूमत के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। इसमें इलेक्ट्रिक कार लोकल असम्बलिंग, सोलर पैनल लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, फार्मिंग और दीगर शोबे शामिल हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बताया कि चीनी सरमायाकारों ने धाबेजी इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। अभी ये कंपनीज आई हैं, इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, धाबेजी में भी इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है और ज़रा उनके भी इनके डॉक्यूमेंटेशन हो रही है सारी चीज़। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं वो जल्दी मटीरियलाइज हो जाएंगी। प्राइवेट कंपनीज के साथ भी इन्होंने MOU साइन किए हैं, वो भी इनकी जल्दी जो है वो भी इनकी मटीरियलाइज हो जाएंगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फर्टिलाइजर के लिए चीनी कंपनी को 200 एकड़ जमीन दी जा रही है। फर्टिलाइजर जो है वो कोल पे आ रहा है और उसके लिए इन्होंने 200 एकड़ के करीब ज़मीन भी जो है वो बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए वहाँ पे कहा है सिंध गवर्नमेंट से, और फिर एक ब्लॉक भी ताकि ये माइनिंग भी कर सकें और फिर वो जो कोल निकले उससे गैसिफिकेशन करके फर्टिलाइज़र बनाया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चाइनीज सरमायाकार सिंध में एक मेडिकल सिटी बना रहे हैं, जिससे 50,000 नौकरियां पैदा होंगी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए 1 विंडो ऑपरेशन होगा और इन्वेस्टर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध के 46% लोगों का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के बावजूद इंतज़ामी मामलात बेहतर नहीं हुए हैं। 56% लोगों ने कहा है कि बल्दियाती इदारे साफ़ पानी की फराहमी समेत बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम हैं, जबकि 87% लोगों का मानना है कि बल्दियाती नुमाइंदे फ़ंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जारी कर दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कराची, हैदराबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और सखर से डेटा इकट्ठा किया गया। सर्वे के मुताबिक सिंध के 46% लोगों का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी इंतजामी मामलात बेहतर नहीं हुए। 56% लोगों ने कहा कि बल्दियाती इदारे पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम हैं। 87% लोगों का मानना है कि बल्दियाती नुमाइंदे फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि 83% ने बताया कि उनके पास हुकूमती रिकॉर्ड्स, बजट रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तक रसाई नहीं है। 92% अफराद का मानना है कि मौसर एहतसाब के बगैर बल्दियाती मसाइल हल नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 64% बल्दियाती नुमाइंदे अपने हल्के में पब्लिक मीटिंग्स नहीं करते। अवाम से सबसे कम राब्ता लाड़काना में रहा, जहाँ 86% अफराद का बताना है कि मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन जीतने के बाद से गायब हैं।
इस हवाले से दूसरा नंबर कराची का है, जहां 76% शहरियों ने पब्लिक मीटिंग्स ना होने की शिकायत की। सर्वे में 75% अफराद का शिकवा था कि बल्दियाती फंड्स उनके मफाद में इस्तेमाल नहीं हो रहे। सर्वे के मुताबिक शहीद बेनज़ीराबाद के 70% और मीरपुर खास के 65% अफराद का कहना है कि कचरा तक नहीं उठाया जाता। सिंध में बल्दियाती इदारों की जानिब से शिकायत सेल से मुतालिक 76% लोग नावाकिफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 77% शहरी सिंध राइट्स एक्ट से नावाकिफ हैं, जिसके तहत वो बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात ले सकते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला जारी है। अवाम की बड़ी तादाद मेले में आ रही है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब खरीद रहे हैं। तफसीलात बताएंगे राना जावेद। एक्सपो सेंटर कराची में किताबों की बस्ती सजाई गई है, जहां इल्म के प्यासे अपने पसंदीदा मौज़ूआत पर किताबें खरीद रहे हैं। कुतुब मेले में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी बच्चों ने दिखाई, जहां उन्हें पसंदीदा किताबें मैसर हैं। यहाँ पर मैंने अपने लिए बहुत सारी किताबें पसंद की हैं। मैंने इस्लामिक बुक्स ली हैं, कुछ इंग्लिश और उर्दू, और मेरी दोस्तों ने जो है नॉवेल्स ली हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर और हमें बहुत मोटिवेशन भी मिल रही है। और हम लोगों ने बुक्स ली हैं बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। इस्लामिक बुक्स हैं, एडवेंचर वाली भी हैं, जिस तरह टाइप की हम लोग को चाहिए। आलमी कुतुब मेले के कन्वीनियर वकार मतीन के मुताबिक कुतुब मेले में पाकिस्तान भर के पब्लिशर्स के अलावा 17 दीगर ममालिक के पब्लिशर्स ने भी स्टॉल लगाए हैं। 335 स्टॉल होल्डर्स हैं। तुर्की से लोग आए हुए हैं, पब्लिशर्स, यूके से लोग आए हुए हैं, और ये समझें कि पूरे पाकिस्तान से जो टॉप के पब्लिशर्स हैं वो यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे इसको आगे ले जाएं, क्योंकि इस साल भी मैंने तक 45 लोगों को रिटर्न किया। पेमेंट्स एडवांस थी मगर मैंने वापस करा क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। आलमी कुतुब मेला 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में मुख्तलिफ मुसन्निफीन की किताबों की रोनुमाई समेत बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी मुनक़िद की गई हैं। कैमरामैन तलहा खान के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा T20 मैच जारी है, जिसमें जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी है और जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ अब 3 रन्स दरकार हैं। आखिरी ओवर का खेल जारी है, 4 गेंदें हैं और सिर्फ 3 रन्स दरकार हैं। साउथ अफ्रीका की जानिब से तेज़ तरीन खेल खेला गया और रेज़ा हेनरिक ने आज ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। सिर्फ 63 गेंदों पर उन्होंने 117 रन्स की इनिंग्स खेली है, जिसमें 10 छक्के और 7 चौके शामिल हैं। स्ट्राइक रेट उनका 185 रहा है। कंपैरेटिवली अगर हम पाकिस्तानी बैट्समैन की बात करें तो उतनी अच्छी बैटिंग आज हमें देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक बैट्समैन साइम अयूब ने आज जारहाना अंदाज में बैटिंग की, जिन्होंने 57 गेंदों पर 98 रन बनाए, लेकिन सेंचुरी नहीं बना सके। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने जिस अंदाज में आज बैटिंग की है, सिर्फ 3 विकेटें उनकी गिरी हैं और अब वो मैच जीतने के करीब पहुंच गए हैं। सिर्फ 4 गेंदें बाकी हैं और 3 रन उन्हें दरकार हैं। 206 रन बनाए थे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। सेंचुरियन में आज ये मैच खेला जा रहा है और अब से कुछ देर में मुमकिना तौर पर साउथ अफ्रीका यकीनी तौर पर इनफैक्ट ये मैच जीत जाएगा। इससे पहले सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को 1-0 की बढ़ती हासिल है और आज के ये मैच में जनूबी अफ्रीका 7 विकेटों से पाकिस्तान को हरा चुका है। 206 रन्स का हदफ दिया था पाकिस्तान की जानिब से, जो जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया है और सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रेज़ा हेनरिक ने 117 रन की जारहाना इनिंग्स खेली है। सिर्फ 63 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, जिसमें उन्होंने 10 छक्के लगाए हैं और 7 चौके उन्होंने लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। लंदन में किसानों ने विरासती टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज के दौरान सेंट्रल लंदन की सड़कों को ट्रैक्टर से ब्लॉक कर दिया। ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट पहुंच गए। किसानों का कहना था कि इस टैक्स की वजह से वो अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हैं, जिससे न सिर्फ उनकी ज़ाती मईशत मुतासिर हो रही है बल्कि ज़राई पैदावार और खुराक की फराहमी भी खतरे में पड़ गई है। किसान मुजाहिरीन वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर से टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि विरासती टैक्स पॉलिसी पर कोई यू टर्न नहीं होगा। विरासती टैक्स के नए कवानीन के तहत 2026 से 10 लाख पाउंड से ज़ायद मालियत वाले फार्म पर 20% टैक्स अदा करना होगा।
मशहूर भारतीय अदाकार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। अदाकार को हैदराबाद में पुष्पा 2 के फिल्म प्रीमियर के दौरान खातून और उनके बेटे पर गाड़ी चढ़ाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। हादसे में खातून हलाक और उनका बेटा शदीद जख्मी हुआ था। अदालत ने अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। सुबह उनको रिहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम दूसरा ऑटो एक्सपो बादामी बाग में शुरू हो गई है, जिसका इफ्तिताह पियाफ फाउंडर अलायंस के पैटर्न इन चीफ सुहेल निसार और पासपीडा के चेयरमैन नासिर हमीद खान ने किया। मज़ीद तफसीलात लाहौर से जवाब मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम दूसरी ऑटो एक्सपो बादामी बाग में शुरू हो गई, जिसका इफ्तिताह पियाफ फाउंडर अलायंस के पैटर्न इन चीफ मियां सुहेल निसार और पासपीडा के साबिक चेयरमैन नासिर हमीद खान ने किया। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हमीद का कहना था कि ऑटो इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट बढ़ने से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। लोकल इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करें, उनका साथ दें, उनको इंसेंटिव दें कि वो आके मुल्क की खिदमत भी करें और आगे मुल्क को लेके चले। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी लाने की काविश है पासपीडा की तरफ से, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑटो पार्ट्स की जो इंपोर्ट है वो $10 बिलियन है पर ईयर, हम उसको कम करना चाह रहे हैं। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना था कि ये नुमाइश ऑटो इंडस्ट्री के फ़रोग में बेहतरी के लिए मुआविन साबित हो सकती है। जब हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा तो मुल्क खुद ब खुद ही तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। अगर यूटिलिटी को कंट्रोल कर लें और हम एलॉय स्टील की प्राइस को कंट्रोल कर लें, टेक्नोलॉजी में हम किसी भी तरह हम दूसरे कंट्री से पीछे नहीं हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऑटो एक्सपो में 75 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो 2 रोज़ जारी रहेगी और इसकी सिफारिशात हुकूमत को भिजवाई जाएंगी। कैमरामैन सफदर अली के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।